नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में, और मगध साम्राज्य की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। और आज की जो है दूसरी क्लास है हमारी मगध साम्राज्य की। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था मगध साम्राज्य के बारे में, कैसे मगध साम्राज्य पर जो है कितने वंशों ने जो है क्रम से शासन किया था। और सबसे प्राचीन वंश जो है कौन सा था मगध साम्राज्य पर? सबसे प्राचीन वंश था दोस्तों बृहद्रथ वंश था, जिसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ वंश थे। और इनका एक पुत्र हुआ था जरासंध, जिसने जो है राजधानी बनाई थी मगध की, गिरिब्रज। कौन सी? गिरिब्रज। और मगध के बृहद्रथ वंश के बाद जो है मगध पर शासन करने वाला वंश कौन सा था? हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार, जिन्होंने जो है दोस्तों कब से कब तक रहे थे? तो 544 बीसी से लेकर ये 594 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। और इनका एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो है दोस्तों अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। और इसीलिए जो है इसको पितृहंता जो है कहा गया था, यानी प्रथम पितृहंता जो है कहा गया था। प्रथम पितृहंता से मतलब है यानी पिता की हत्या करने वाला। अब इसको प्रथम पितृहंता इसलिए कहा गया था क्योंकि एक अजातशत्रु का बेटा होगा उदयन, तो उदयन भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठेगा, तो उसको जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अजातशत्रु से। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों अजातशत्रु, अजात शत्रु। अजातशत्रु की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कब से कब तक गद्दी पर रहा था? अजातशत्रु जो है 492 से लेकर 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था अजातशत्रु। तो दोस्तों, अजातशत्रु की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अजातशत्रु अन्य नाम, यानी अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुणिक नाम से। किस नाम से दोस्तों? कुणिक नाम से जो है जाना जाता है। लेकिन पितृहंता, पितृहंता जो है अजातशत्रु को कहाँ पर जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों में जो है अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को किन ग्रंथों में जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों में जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं माता कौन थी। माता कौन थी? महाकोशला। महाकोशला इनकी माता थी। लेकिन कहीं कहीं पर जो है चेलना भी लिखा मिलता है। कौन सा दोस्तों? चेलना भी लिखा मिलता है। यानी हमने पिछली क्लास में जाना था कि बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का जो है सहारा लिया था। और इसने जो है कई सारी शादियाँ की थी। पहली शादी की थी महाकोशला से, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। और दूसरी शादी की थी दोस्तों चेलना से, जो कि लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। कौन थी दोस्तों? लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। तो इन दोनों को दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। वो दोनों ऑप्शन में जो है एक साथ नहीं देंगे, या महाकोशला मिलेगा या चेलना। तो आपको ये अच्छे से जो है देख लेना है ऑप्शन के अनुसार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आजाद शत्रु के समय जो है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। यानी हमने बौद्ध धर्म में जाना था। बौद्ध धर्म में जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और इनमें से पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? आजाद शत्रु के समय हुई थी, राजगृह में। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो कब हुई थी? 483 बीसी में। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो है हुई थी। अब ये प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? राजगृह में हुई थी। आजाद शत्रु के समय। किसके दोस्तों? आजाद शत्रु के समय हुई थी। और महाकश्यप, महाकश्यप कौन थे? ये अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं काशी के लिए प्रसेनजीत से जो है संघर्ष हुआ, एवं विजयी हुआ, और बाद में जो है बाजीराव से विवाह हुआ प्रसेनजीत की पुत्री से। तो इस पॉइंट को भी जो है लिख लेते हैं। पहले दोस्तों इन पॉइंटों को लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से हम इनके बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, इनको लिख लेते हैं। काशी के लिए, काशी के लिए प्रसेनजीत से, प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ,
संघर्ष हुआ और विजयी हुआ और विजयी हुआ। बाजीरा से इसके बाद बाजीरा से विवाह हुआ। बाजीरा से विवाह हुआ हुआ जो प्रसेनजीत के पुत्र थी। प्रसेनजीत की पुत्री थी। कौन थी दोस्तों? प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब यहाँ पर बात आते हैं दोस्तों इसके बाद बज्जी और मल्ल संघ को हराया। इसके बाद बज्जी एवं मल्ल संघ को हराया था। किसको? बज्जी एवं मल्ल संघ को जो है हराया था। फिर दोस्तों अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। लिखेंगे अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का जो है अनुयायी था। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि ये अजातशत्रु जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अजातशत्रु की यदि बात की जाए 492 BC से लेकर 460 BC तक जो है गद्दी पर रहा था। इसके अन्य नाम की बात की जाए तो इसको जो है कुड़िक नाम से भी जो है जाना जाता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है इसको पितृहंता जो है कहा जाता है। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला, क्योंकि अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। और यदि माता की बात की जाए तो महाकोशला या चेलना, दोनों में से कोई सा भी लिखा मिल सकता है, या महाकोशला या चेलना। तो इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार जो है देख लेंगे। और साथ ही दोस्तों बौद्ध धर्म की जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में, प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी। राजगृह में महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। अब काशी के लिए जो है प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और विजय हुआ, और इसके बाद जो है बाजीरा से विवाह हुआ जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब यहाँ पे हम दोस्तों इस लाइन को समझ लेते हैं। काशी से संघर्ष हुआ प्रसेनजीत से, यानी हमने पिछली क्लास में जाना था कि बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था, जिसमें महाकोशला से शादी की थी। पहली शादी महाकोशला से। और ये महाकोशला कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी दोस्तों? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। जब इन्होंने महाकोशला से शादी की थी बिंबिसार ने, तो यहाँ से जो है इनको दहेज में काशी मिला था, यानी दहेज में जो है काशी महाजनपद मिला था। यानी कहा जाता है इस समय काशी महाजनपद से जो है 1 लाख रुपए वार्षिक कर जो है मिलता था। लेकिन प्रसेनजीत ने कहा कि तुमने जो है हमारे जीजा बिंबिसार की हत्या कर दी और इसलिए तुमको जो है काशी वापस देना होगा। लेकिन अजातशत्रु ने कहा कि मैं काशी नहीं दूंगा। तो प्रसेनजीत ने कहा इसके लिए जो है युद्ध होगा, यानी संघर्ष होगा। तो अजातशत्रु ने कहा कि हम तैयार हैं। अब जैसे ही प्रसेनजीत में अजातशत्रु के बीच संघर्ष हुआ तो इसमें जो है जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी अजातशत्रु की। जब अजातशत्रु जीत गया तो इसके बाद जो है एक प्रसेनजीत की पुत्री थी बाजीरा, तो इससे जो है विवाह कर दिया, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है अब आपको ये अच्छे से लाइन समझ आई होगी। और इसके बाद जो है बज्जी एवं मल्ल संघ को हराया। और ये बज्जी और मल्ल जो है ये कौन थे? ये 2 महाजनपद थे। हमने महाजनपद की क्लास में अच्छे से जाना था। और ये दोनों महाजनपद जो है गणतंत्र थे। और इसमें बज्जी जो है कौन था? विश्व का जो है पहला गणतंत्र था, जहाँ पर गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर राजा जो है जनता के द्वारा जो है चुना जाता था। यानी हमने महाजनपदों की क्लास में जाना था कि 16 महाजनपद थे, जिनमें से 14 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर राजतंत्रीय था, यानी जहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनता था। और ये 2 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर राजा जो है जनता के द्वारा चुना जाता था, यानी ये दोनों गणतंत्र थे। बज्जी की राजधानी थी वैशाली और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। और यही कुशीनगर थी यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु की यदि बात की जाए तो ये जैन धर्म को मानता था, यानी जैन धर्म का फॉलोवर था अजातशत्रु। अब आते हैं दोस्तों अजातशत्रु के बेटे पे आते हैं हम उदयन के। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन था। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उदयन। और ये उदयन भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। उदयन की यदि बात की जाए तो ये कब से कब तक गद्दी पर रहा था? 460 BC से लेकर कब तक रहा था? 444 BC तक जो है गद्दी पर रहा था। कब तक दोस्तों? 444 BC तक जो है गद्दी पर रहा था। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको जो है द्वितीय पितृहंता कहा गया है। द्वितीय
पितृहंता दोस्तों, इसको जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि गंगा, गंडक व सोन नदी पर है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा, गंडक व सोन नदी पर है। याद रखें दोस्तों, सोन नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही पाटलिपुत्र की यदि बात की जाए तो इसको कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। और बाद में जो है इसको राजधानी भी बनाया था, राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों उदयन ने जो है बनाया था। अब यहाँ पे लिखेंगे उदयन के जो है 3 पुत्र थे, जिन्होंने क्रम से शासन किया था। पहले अनिरुद्ध आया था, फिर मुंडा, फिर था दोस्तों नागदशक। और ये नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने जो है कर दी थी। और इसके बाद शिशुनाग ने जो है एक नए वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की जो इसने स्थापना की थी। तो दोस्तों आप पहले इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर शिशुनाग वंश के बारे में जो है जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, उदयन के 3 पुत्र थे। उदयन के 3 पुत्र थे, जिन्होंने क्रम से शासन किया, जिन्होंने जो है क्रम से शासन किया। तो ये कौन कौन से? तो पहला आया था दोस्तों अनिरुद्ध, पहले अनिरुद्ध बैठा था गद्दी पर। उसके बाद दोस्तों मुंडा आया था। और इसके बाद जो है तीसरा नागदशक, यही हर्यक वंश का अंतिम शासक था, यही हर्यक वंश का अंतिम शासक था, यही हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक था। अब दोस्तों नागदशक की हत्या जो है इसके मंत्री शिशुनाग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की। याद रखें दोस्तों, यानी नागदशक जो है यही हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और इसके मंत्री शिशुनाग ने इसकी हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। क्या था दोस्तों? शिशुनाग वंश। अब इसका हम रिवीजन करेंगे एक बार। यहाँ पे हम बात करते हैं उदयन की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था। इसको दोस्तों द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। अब इसको द्वितीय पितृहंता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की गद्दी के लिए जो है अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था। अब इसको द्वितीय कहा गया है, और अजातशत्रु को जो है प्रथम कहा गया था, क्योंकि उसने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि गंगा, गंडक व सोन नदी के किनारे पर था। कहा जाता है दोस्तों अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र का महत्व जो है समझ लिया था, क्योंकि ये गंगा, गंडक व सोन नदी पर था, लेकिन इसकी स्थापना जो है नहीं कर पाया था। इसकी स्थापना जो है उदयन ने की थी। और साथ ही पाटलिपुत्र को जो है कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कुसुमपुरा के नाम से किसको जाना जाता है? पाटलिपुत्र को जाना जाता है। और इसके बाद इसने पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था उदयन ने। और वर्तमान में जो है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना। उदयन के 3 पुत्र थे, जिन्होंने क्रम से शासन किया था। तो कौन कौन से 3 पुत्र थे उदयन के जिन्होंने क्रम से शासन किया था? पहला अनिरुद्ध था, दूसरा मुंडा, और तीसरा नागदशक। और यही नागदशक है जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ है। दोस्तों अंतिम शासक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मगध साम्राज्य से, कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और फाउंडर कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार थे। इसके मंत्री
यानी नागदशक का मंत्री था एक शिशुनाग। इसने जो है नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी, जिस वंश का नाम था दोस्तों शिशुनाग वंश। तो दोस्तों अब हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे शिशुनाग वंश। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की यदि बात करते हैं शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश का समय कब से कब तक रहा था? 412 बीसी से लेकर 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक जो है दोस्तों इसका समय रहा था शिशुनाग वंश का। किसका दोस्तों? शिशुनाग वंश का रहा था। अब शिशुनाग वंश की यदि बात की जाए तो शिशुनाग वंश के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? संस्थापक संस्थापक मैंने अभी आपको बताया शिशुनाग जो है संस्थापक थे। शिशु नाग याद रखें दोस्तों, शिशु नाग जो है संस्थापक थे। कौन दोस्तों? शिशुनाग जो है संस्थापक थे, जो कि 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक 394 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। और शिशुनाग ने जो है राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके राजधानी क्या बनाई थी? यानी पाटलिपुत्र से चेंज करके राजधानी वैशाली बनाई थी। क्या दोस्तों? वैशाली बनाई थी। और इसका पुत्र आगा दोस्तों, इसका एक पुत्र होगा कालाशोक, जो कि अपनी राजधानी वैशाली से चेंज करके दोबारा पाटलिपुत्र को जो है बनाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं शिशुनाग ने जो है अवंती को जीता चंडप्रद्योत को पराजित करके। इसने अवंती महाजनपद को जीता, चंडप्रद्योत को पराजित किया। चंडप्रद्योत को पराजित किया। याद रखें दोस्तों, पराजित करके जो है चंडप्रद्योत को जो है इसने हरा के किसको जीता था? अवंती को जो है जीता था। और यही चंडप्रद्योत है जो कि बिंबिसार के मित्र थे। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार के जो है मित्र थे। तो ये आपको याद रखना है किसके मित्र थे, तो ये बिंबिसार के जो है मित्र थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शिशुनाग के बाद आते हैं कालाशोक। कौन आता है दोस्तों? अब आते हैं कालाशोक। तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे कालाशोक। कालाशोक की यदि बात की जाए तो ये गद्दी पर कब से कब तक रहेंगे? 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक, 366 बीसी तक। और इनको जो है काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। काक वर्ण के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? काक वर्ण के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सापकमेर। कब हुई थी? 383 बीसी में जो है हुई थी। अब ये कालाशोक पता लग गया होगा आपको किस वंश से संबंधित है, तो ये शिशुनाग से संबंधित है। और शिशुनाग के बाद जो है गद्दी पर आते हैं। तो लिख लेते हैं द्वितीय, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय 383 बीसी में। 383 बीसी में कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? वैशाली में। अध्यक्ष की यदि बात की जाए साबकमीर अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगीति के। पहली बौद्ध संगीति अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी राजगृह में 483 बीसी में। अब लिखेंगे दोस्तों कालाशोक ने जो है पुणे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र को बनाया। किसको दोस्तों? दोबारा जो है पाटलिपुत्र को जो है यहाँ पे दोबारा राजधानी जो है बनाया। कहा जाता है दोस्तों कालाशोक के जो है 10 पुत्र थे, और इनमें से एक था नंदीवर्धन, जो कि अंतिम शासक हुआ है शिशुनाग वंश का। तो लिखेंगे इसको भी, इसके 10 पुत्रों में से एक था नंदीवर्धन, जो कि अंतिम शासक था, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम
शासक था। याद रखें दोस्तों, शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके मंत्री महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने की थी। यानी नंदीवर्धन की जो है हत्या किसने की थी? तो नंदीवर्धन की हत्या जो है इसके मंत्री महापद्म नंद ने जो है की थी, छुरा घोंप कर। कैसे दोस्तों? छुरा घोंप कर जो है इसकी हत्या की थी। और इसके बाद महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना की थी। यानी एक नए वंश की जो स्थापना की थी। तो कौन सा वंश था दोस्तों? उस वंश की यदि हम बात करते हैं तो नया वंश था दोस्तों नंद वंश। तो यहाँ पे हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर नंद वंश के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक जो है रहा था। इसके संस्थापक यानी फाउंडर की बात की जाए तो शिशुनाग जो है इसके फाउंडर थे, जिन्होंने नागदशक की हत्या करके, यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, इसकी हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना जो है की थी। और ये शिशुनाग जो है 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। राजधानी इन्होंने वैशाली बनाई थी। किसने? राजधानी वैशाली बनाई थी शिशुनाग ने। और इसने अवंती महाजनपद को जीता था चंड प्रद्योत को पराजित करके। अब दोस्तों शिशुनाग के बाद गद्दी पर आया था कालाशोक। 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक गद्दी पर रहा था। इसको काकबड़ के नाम से भी जाना गया है। और यही कालाशोक है जिसके समय दूसरी यानी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में वैशाली में हुई थी। साब कमीर इसके अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगीति के। कालाशोक ने अपनी राजधानी दोबारा किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। यानी शिशुनाग ने गद्दी पर आते ही जो है पाटलिपुत्र से चेंज करके राजधानी बनाया था वैशाली। लेकिन कालाशोक ने आकर जो है वैशाली से दोबारा अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को जो है बनाया था। इसके 10 पुत्रों में से एक पुत्र था नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ था। और इसकी जो है हत्या करके नंदीवर्धन की इसके मंत्री महापद्म नंद ने जो है इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी। कौन सा था दोस्तों? नंद वंश की स्थापना करेगा ये महापद्म नंद। याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नंद वंश। नंद वंश, तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने जो है की थी। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नंद वंश। नंद वंश की यदि बात की जाए तो 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक। याद रखें दोस्तों 323 बीसी तक लिखेंगे। 323 बीसी तक याद रखें दोस्तों 323 बीसी तक जो है रहा था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संस्थापक कौन थे। संस्थापक की यदि बात की जाए तो संस्थापक थे महापद्म नंद। कौन थे दोस्तों? महापद्म नंद। महापद्म नंद की यदि बात की जाए तो अब इनके अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य किन किन नामों से जो है जाना गया है? अन्य नाम, यानी इनको जो है कई अन्य नामों से जो है जाना गया महापद्म नंद को। जैसे उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक। फिर परशुराम का सेकंड अवतार, परशुराम का सेकंड अवतार यानी परशुराम का दूसरा अवतार। और दोस्तों परशुराम। फिर आते हैं दोस्तों भार्गव। यानी इन अलग अलग नामों से किसको जाना गया है? तो इन अलग अलग नामों से जाना गया महापद्म नंद को। और इनके समकालीन कौन थे? इनके समकालीन पाणिनि थे। इनके समकालीन का मतलब होता है इनके समय कौन थे? पाणिनि थे। और ये पाणिनि से आपको याद आया होगा इनकी एक पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक की यदि बात की जाए, पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की पहली पुस्तक है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो ये पाणिनि की पुस्तक है। याद रखें दोस्तों किसकी पुस्तक है?
तो ये पाणिनि की पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये किसके समकालीन थे, तो ये महापरम नंद के समकालीन थे। किसके दोस्तों, महापरम नंद के जो है समकालीन थे। अब दोस्तों अब आता है धनानंद। तो धनानंद के बारे में जो है कल की क्लास में अच्छे से हम जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं महापरम नंद, यानी नंदवंश की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक थे महापरम नंद। तो महापरम नंद ने जो है नंदवंश की स्थापना की थी, जिनको अन्य नामों से जाना जाता है जैसे उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार और भार्गव, इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है महापरम नंद को। तो दोस्तों महापरम नंद से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके अलग अलग नामों से जो है पूछा जाता है कि उग्रसेन किसे कहा गया, एकराट किसे कहा गया है, तो इस प्रकार। और इनके समकालीन कौन थे, तो पाणिनि जो है किसके समकालीन थे, महापरम नंद के समकालीन थे, जिनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की पहली पुस्तक थी। अब दोस्तों महापरम नंद के बाद आएगा धनानंद, जिसके बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।